यह केवल एक आंदोलन की कहानी नहीं, यह उस दिन की कहानी है जब आस्था, संविधान, लोकतंत्र और राज्य एक ही सड़क पर आमने सामने खड़े थे। 7 नवंबर 1966, नई दिल्ली। सुबह का समय। दिल्ली की सड़कों पर असामान्य हलचल है। देश के अलग अलग राज्यों से आए हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में साधु, संत, नागा साधु, गौरक्षक और श्रद्धालु राजधानी की ओर बढ़ रहे हैं। किसी के हाथ में भगवा ध्वज है, किसी के हाथ में तख्ती और किसी के जुबान पर सिर्फ एक नारा, गौ हत्या बंद करो। उनकी मंजिल थी भारत की संसद। लेकिन शाम होने तक दिल्ली की वही सड़कें धुएं से भर चुकी थी। बैरिकेड टूट चुके थे, आग लग चुकी थी, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो चुका था और फिर आजाद भारत के इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में से एक घटी। पुलिस ने गोली चला दी। आज भी लगभग 6 दशक बाद इस घटना को लेकर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जाती है। एक कहानी कहती है कि यह निहत्थे साधुओं पर हुआ निर्मम दमन था, तो दूसरी कहानी कहती है कि संसद पर बढ़ते हिंसक भीड़ को रोकना प्रशासन की मजबूरी बन गया था। लेकिन इतिहास केवल नारों से नहीं लिखा जाता, इतिहास लिखा जाता है दस्तावेजों से, संसद की कार्यवाही से, अदालतों के फैसलों से, समकालीन अखबारों से और उन सवालों से जिनका जवाब समय के साथ धुंधला पड़ जाता है। इसलिए आज हम न किसी पक्ष की कहानी सुनेंगे, न किसी विरोध को। हम कोशिश करेंगे 7 नवंबर 1966 को उसी तरह समझने की जैसा वह वास्तव में घटित हुआ था। लेकिन उस दिन संसद तक पहुंची यह भीड़ अचानक पैदा नहीं हुई थी। उसकी शुरुआत कई दशक पहले हो चुकी थी। भारत में गाय का महत्व नया नहीं है। सदियों से गाय भारतीय समाज में केवल एक पशु नहीं बल्कि कृषि, अर्थव्यवस्था, ग्रामीण जीवन और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। कई हिंदू परंपराओं में गाय को पूजनीय माना गया। दूसरी ओर भारत जैसे विविध समाज में खान पान और पशुपालन की परंपराएं भी अलग अलग रही। यही कारण है कि गौ हत्या का प्रश्न केवल धार्मिक नहीं रहा, यह सामाजिक भी बना, आर्थिक भी और धीरे धीरे राजनीतिक भी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारत में कई गौ रक्षा सभाएं बनी। उनका उद्देश्य था गाय की रक्षा के लिए समाज को संगठित करना। लेकिन समय के साथ यह मुद्दा कई स्थानों पर सांप्रदायिक तनाव का कारण भी बना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी यह प्रश्न समय समय पर उठता रहा। महात्मा गांधी स्वयं गाय की रक्षा के पक्षधर थे, लेकिन उनका रास्ता अलग था। गांधी मानते थे कि गाय की रक्षा कानून से कम और समाज की नैतिक चेतना से अधिक होगी। उन्होंने कई अवसरों पर कहा कि किसी मनुष्य की हत्या करके गाय की रक्षा नहीं की जा सकती। यानी गाय उनके लिए आस्था का विषय थी, लेकिन हिंसा का औचित्य नहीं। 1947 में देश आजाद हुआ है। अब लोगों को उम्मीद थी कि जिस देश का संविधान बनने जा रहा है वह शायद पूरे भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा देगा। लेकिन संविधान निर्माताओं के सामने सवाल इतना आसान नहीं था। भारत केवल धार्मिक विविधता वाला देश नहीं था, यह कृषि आधारित व्यवस्था भी थी, पशुपालन भी था, चमड़ा उद्योग भी था, कसाई समुदायों की आजीविका भी थी और राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां भी। तो सवाल था, क्या संविधान सीधे गौ हत्या पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाएगा या यह निर्णय राज्यों पर छोड़ा जाए? यही प्रश्न संविधान सभा तक पहुंचा और वहीं से शुरू हुई एक ऐतिहासिक बहस। अगर आज किसी से पूछा जाए क्या भारतीय संविधान में गौ हत्या पर प्रतिबंध है, तो शायद बहुत से लोग तुरंत कहेंगे हाँ। लेकिन संविधान वास्तव में क्या कहता है? इसका उत्तर हमें संविधान सभा की कार्यवाही में मिलता है। 1948 और 1949 के दौरान संविधान सभा में कई सदस्यों ने मांग उठाई कि गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध संविधान का हिस्सा होना चाहिए। सेठ गोविंद दास, ठाकुर दास भार्गव और कई अन्य सदस्यों ने इसे भारतीय संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों से जोड़ा।
दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित प्रारूप समिति के सामने एक बड़ी संवैधानिक चुनौती थी। क्या हर नैतिक या धार्मिक मांग को मौलिक अधिकार बनाया जा सकता है, या कुछ विषय पर ऐसे होने चाहिए जिन पर राज्यों को परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले? लंबी बहस हुई और उसके बाद एक समझौता सामने आया। संविधान में गौ हत्या पर सीधा राष्ट्रीय प्रतिबंध नहीं जोड़ा गया, लेकिन अनुच्छेद 48 को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। इस अनुच्छेद में राज्य से अपेक्षा की गई कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करे और विशेष रूप से गाय, बछड़ों तथा दूध देने वाले और कृषि कार्य में उपयोगी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कदम उठाए। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, अनुच्छेद 48 कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कोई नागरिक केवल अनुच्छेद 48 के आधार पर अदालत जाकर पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लागू कराने की मांग नहीं कर सकता। यह एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यानी राज्य के लिए नीति संबंधी मार्गदर्शन। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद अलग अलग राज्यों ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग कानून बनाए, कहीं पूर्ण प्रतिबंध, कहीं आंशिक और कहीं अलग व्यवस्था। यानी जिस राष्ट्रीय कानून की अपेक्षा आंदोलनकारी कर रहे थे वह संविधान से स्वतः नहीं निकला। यहीं से निराशा बढ़ने लगी और यही निराशा धीरे धीरे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में बदल जाती है। लेकिन क्या केवल संविधान की वजह से लोग सड़कों पर उतर आए थे, या 1966 का भारत पहले से ही किसी बड़े राजनीतिक विस्फोट की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था? अगले भाग में हम समझेंगे 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 1966 में देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों लोग दिल्ली पहुंच गए। संविधान लागू हो चुका था, अनुच्छेद 48 यानी 48 भी आ चुका था, लेकिन देश भर में एक सवाल अब भी जिंदा था, क्या अब पूरे भारत में गौ हत्या पर प्रतिबंध लग जाएगा? उत्तर था नहीं, क्योंकि संविधान ने यह जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी थी। यही वजह थी कि आजादी के बाद अलग अलग राज्यों ने अपने अपने कानून बनाए। कहीं पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया तो कहीं केवल कुछ श्रेणी के पशुओं के वध पर रोक लगी, और यही असमानता धीरे धीरे विवाद का कारण बनने लगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच चुका था। 1958 सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मामला आया, मोहम्मद हनीफ कुरैशी बनाम बिहार राज्य। यह केवल एक मुकदमा नहीं था, यह उस प्रश्न की कानूनी परीक्षा थी जिस पर पूरा देश बटा हुआ था। एक तरफ वे राज्य थे जो गौवंश की रक्षा के लिए कड़े कानून बना रहे थे, दूसरी तरफ कसाई समुदाय और चमड़ा उद्योग से जुड़े लोग थे जो कह रहे थे इससे उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा, गाय और उसके बछड़ों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध संविधान सम्मत है, लेकिन जहां बात बूढ़े बैल और बैलों की आई वहां अदालत ने आर्थिक उपयोगिता का प्रश्न भी उठाया। उस समय अदालत का दृष्टिकोण यह था कि यदि कोई पशु पूरी तरह अनुपयोगी हो चुका है तो उस पर पूर्ण प्रतिबंध का औचित्य अलग तरीके से परखा जाना चाहिए। यह फैसला किसी एक पक्ष की पूरी जीत भी नहीं था और पूरी हार भी नहीं। बाद के वर्षों में अलग अलग मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर और भी निर्णय दिए, लेकिन 1958 का यह फैसला एक बात साफ कर गया कि पूरे भारत में एक समान कानून अपने आप लागू नहीं होने वाला था। और शायद यहीं से आंदोलन का स्वर बदलने लगा। अब मांग अदालत से नहीं, सरकार से थी। अब सवाल था, अगर संविधान राज्यों पर छोड़ता है और अदालत भी राष्ट्रीय कानून नहीं बना सकती तो पूरे देश में एक समान कानून कौन बनाएगा? उत्तर था संसद। और इसी सोच के साथ देश भर में गौ रक्षा आंदोलन ने एक नया रूप लेना शुरू किया। लेकिन इतिहास केवल अदालत के फैसलों से नहीं बदलता, कई बार राजनीतिक परिस्थितियां भी उसे नई दिशा देती है। और 1966 का भारत ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा था। अगर हम 1966 के भारत को आज की नजर से देखेंगे तो शायद इस आंदोलन को कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 1966 केवल एक वर्ष नहीं था, यह संक्रमण का वर्ष था। जनवरी 1966 देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में निधन हो चुका था। देश शोक में था
और कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर नई राजनीतिक हलचल शुरू हो चुकी थी। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन वे उतनी मजबूत प्रधानमंत्री नहीं थी जितनी कि बाद के वर्षों में वो बनी। कांग्रेस के भीतर सिंडिकेट कहलाने वाले वरिष्ठ नेताओं का प्रभाव अभी भी काफी था। सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं थी। 1965 का भारत पाक युद्ध अभी समाप्त हुआ था। देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। लगातार पड़े सूखे ने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया था। अमेरिका से PL480 कार्यक्रम के तहत आने वाले अनाज पर निर्भरता बढ़ गई थी। महंगाई बढ़ रही थी। विदेशी मुद्रा पर दबाव था और जून 1966 में सरकार ने रुपए का अवमूल्यन किया। यह फैसला आर्थिक दृष्टि से जितना बड़ा था, राजनीतिक रूप से उतना ही विवादित भी। सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए। सड़कों पर असंतोष बढ़ रहा था। उधर 1967 के आम चुनाव भी दूर नहीं थे। देश का राजनीतिक तापमान लगातार ऊपर जा रहा था। ऐसे समय में गौ रक्षा आंदोलन केवल धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया। अब इसके साथ राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, संत समाज और लाखों समर्थक भी जोड़ने लगे। देश भर में सभाएं होने लगी, ज्ञापन दिए जाने लगे। मांग साफ थी, पूरे भारत में गो हत्या पर एक समान केंद्रीय कानून। इसी दौरान सर्वदलीय गो रक्षा महाअभियान समिति का गठन हुआ। इसमें विभिन्न धार्मिक नेताओं और संगठनों ने भाग लिया। स्वामी करपात्री, पुरी शंकराचार्य, प्रभु दत्त ब्रह्मचारी और कई अन्य संत इस अभियान के प्रमुख चेहरों में थे। राजनीतिक स्तर पर भी भारतीय जनसंघ और कुछ अन्य दलों ने इस मांग का समर्थन किया। लेकिन यह समझना जरूरी है कि आंदोलन में शामिल हर व्यक्ति किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं था। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी थे जो इसे केवल धार्मिक और सांस्कृतिक प्रश्न मानकर आए थे। अक्टूबर 1966 तक देश भर से लोगों को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया जा चुका था। तारीख तय हुई 7 नवंबर। स्थान संसद भवन के निकट। सरकार को भी इसकी जानकारी थी, दिल्ली पुलिस को भी, खुफिया एजेंसियों को भी। लेकिन क्या किसी ने अनुमान लगाया था कि यह प्रदर्शन आजाद भारत के सबसे विवादित आंदोलनों में बदल जाएगा? 7 नवंबर 1966, दिल्ली। सुबह की ठंडी हवा, लेकिन राजधानी की सड़कों पर असामान्य हलचल थी। सुबह से ही विभिन्न दिशाओं से साधु संतों के जत्थे राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। कई लोग रात में ही दिल्ली पहुंच चुके थे। कई ट्रकों से आए, कई बसों से, कई रेलगाड़ियों से और कई पैदल। उनमें नागा साधु भी थे, सन्यासी भी, महंत भी, ग्रामीण भी और आम श्रद्धालु भी। उनके हाथों में भगवा ध्वज थे। कुछ लोग गाय की तस्वीरें लिए हुए थे तो कुछ धार्मिक नारे लगा रहे थे। उस दिन दिल्ली केवल एक राजनीतिक राजधानी नहीं लग रही थी, बल्कि एक विशाल धार्मिक समागम का रूप ले चुकी थी। समकालीन समाचार पत्रों के अनुसार भीड़ का आकार इतना बड़ा था कि उसका सटीक अनुमान अलग अलग स्रोतों में अलग मिलता है। लेकिन यह निर्विवाद है कि यह उस समय राजधानी में हुए सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक था। सभा शुरू हुई, संतों ने भाषण दिए, मांग दोहराई गई। संसद तुरंत पूरे देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून बनाए। शुरुआती घंटों में स्थिति नियंत्रण में थी। दिल्ली पुलिस ने संसद परिसर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी थी। बैरिकेड लगाए गए थे। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात था। सरकार भी स्थिति पर नजर रखी हुई थी। लेकिन भीड़ जितनी बड़ी होती गई, उतना ही प्रशासन पर दबाव धीरे धीरे बढ़ता गया। और फिर एक भाषण, कुछ उत्तेजित नारे, भीड़ का आगे बढ़ना और इतिहास एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां से लौटना आसान नहीं था। अगले अध्याय में हम मिनट दर मिनट समझेंगे कि आखिर पहला बैरिकेड कैसे टूटा, हिंसा कहां से शुरू हुई, क्या भीड़ पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी, और वो कौन सा क्षण था जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग का ही रास्ता चुन लिया। 7 नवंबर 1966, नई दिल्ली। सुबह के लगभग 11:30 बजे सभा चल रही थी। हजारों नहीं बल्कि विशाल संख्या में लोग संसद के आसपास एकत्रित हो चुके थे। मंच से लगातार भाषण हो रहे थे। संत, धार्मिक नेता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि
एक ही मांग दोहरा रहे थे, पूरे देश में गौ हत्या पर एक समान कानून बनाया जाए। उस समय तक पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। संसद परिसर के चारों ओर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात की जा चुकी थी, बैरिकेड लगा दिए गए थे। उस दिन संसद का सत्र भी चल रहा था, यानी सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था की सुरक्षा भी प्रशासन की जिम्मेदारी थी। लगभग दोपहर सभा समाप्त होने लगी। अब भीड़ स्थिर नहीं थी, वह आगे बढ़ना चाहती थी। सवाल यह था, क्या केवल ज्ञापन दिया जाएगा या संसद तक मार्च भी होगा? यहीं से घटनाओं का क्रम तेज होने लगता है। संसद की ओर बढ़ती भीड़, समकालीन अखबारों, संसदीय चर्चाओं और बाद के सौदों में एक बात लगभग समान मिलती है। सभा के बाद भीड़ संसद मार्ग की ओर बढ़ती है। कुछ नेता आगे थे, कुछ संत आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में हर व्यक्ति किसके निर्देश का पालन कर रहा था, यह कहना कठिन है। भीड़ का मनोविज्ञान व्यक्ति के मनोविज्ञान से अलग होता है। एक बार जब हजारों लोग एक दिशा में चल पड़ते हैं तो निर्णय अक्सर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रहता। पहला बैरिकेड, पुलिस पहले से तैयार थी। संसद के बाहर बैरिकेड लगाए गए थे। उद्देश्य स्पष्ट था, प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन संसद परिसर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं। यहीं पहले धक्का मुक्की शुरू हुई। किसने पहले धक्का दिया, इस पर अलग अलग विवरण मिलते हैं। कुछ समकालीन रिपोर्टों कहती है कि प्रदर्शनकारी बैरिकेड हटाने लगे। कुछ विवरणों में पुलिस और भीड़ के बीच तेज धक्का मुक्की का उल्लेख मिलता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि स्थिति अब सामान्य नहीं रही थी। तनाव बढ़ता है। कुछ ही मिनटों में नारे और तेज हो गए। भीड़ का दबाव बढ़ने लगा। कई स्थानों पर बैरिकेड टूटने लगे और फिर पथराव शुरू हो जाता है। यहीं से घटना केवल विरोध प्रदर्शन नहीं रहती। इतिहास की ईमानदार समझ के लिए एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। इतनी बड़ी भीड़ में मौजूद हर व्यक्ति हिंसा कर रहा था, ऐसा कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं है। उतना ही महत्वपूर्ण बात है, यह कहना भी सही नहीं होगा कि पूरा आंदोलन अंत तक पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहा। उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड, संसदीय बहस और उस समय के कई अखबार पथराव, आगजनी और पुलिस पर हमले का उल्लेख करते हैं, यानी दोनों अतिवादी दावे इतिहास का पूरा चित्र नहीं दिखाते। यहां तक की कहानी केवल एक स्रोत पर आधारित नहीं है। हमने इसके लिए 7 और 8 नवंबर 1966 की संसदीय कार्यवाही, गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और उस समय प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों के विवरणों का मिलान किया है। इन्हीं स्रोतों के आधार पर आगे की कहानी को समझते हैं। हिंसा फैलने लगती है। अब हालात तेजी से बदल रहे थे। कुछ जगहों पर वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया, सरकारी संपत्ति पर हमला हुआ। समकालीन रिपोर्टों में कांग्रेस नेता के कामराज के सरकारी आवास पर भी हमले और आगजनी का उल्लेख मिलता है। दिल्ली के कई हिस्सों में तनाव फैल चुका था। पुलिस अब केवल भीड़ को नियंत्रित नहीं कर रही थी, उसे संसद, सरकारी भवनों और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी निभानी थी। लेकिन सबसे कठिन निर्णय अभी बाकी था। कुछ ही देर बाद आंसू गैस चलेगी, लाठीचार्ज होगा और फिर एक ऐसा आदेश दिया जाएगा जिसकी गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है, पुलिस फायरिंग। लेकिन क्या वास्तव में पुलिस के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, या क्या यह प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता थी? अगले अध्याय में हम उसी सवाल की जांच करेंगे। इतिहास में कुछ फैसले कुछ ही सेकंड में लिए गए, लेकिन उन पर बहस दशकों तक चलती है। 7 नवंबर 1966 का पुलिस फायरिंग का फैसला ऐसा ही एक फैसला था। अब सवाल है, क्या गोली अचानक चला दी गई थी? क्या उससे पहले हालात पूरी तरह बिगड़ चुके थे? इसका उत्तर जानने के लिए हमें किसी एक बयान पर नहीं बल्कि कई स्रोतों पर भरोसा करना होगा। संसद की कार्यवाही, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट और उस समय के समाचार पत्र, तीनों को साथ पढ़ना होगा। पहले क्या हुआ? उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार जैसे जैसे भीड़ संसद की ओर बढ़ी, पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की। पहले बैरिकेड लगाए गए, फिर समझाने का प्रयास हुआ। जब भीड़ पीछे नहीं हटी तो लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। लेकिन
स्थिति सामान्य नहीं हुई। संसदीय रिकॉर्ड और सरकारी विवरण बताते हैं कि कई स्थानों पर पथराव हुआ, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव लगातार बढ़ता गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही के दस्तावेज, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, 8 नवंबर 1966 को संसद में दिए गए सरकारी बयान में कहा गया कि स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि पुलिस को अंततः गोली चलानी पड़ी। सरकार का तर्क था संसद की सुरक्षा, जनजीवन की सुरक्षा और हिंसा को रोकना तत्काल आवश्यक हो गया था। लेकिन इतिहास यही रुकता नहीं, क्योंकि हर सरकारी निर्णय के साथ एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है। आलोचकों ने क्या कहा? घटना के तुरंत बाद कई विपक्षी नेताओं, संतों और आंदोलन से जुड़े लोगों ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना था, क्या इतनी बड़ी भीड़ को नियंत्रित करने का यही अंतिम उपाय था? क्या बातचीत की और गुंजाइश थी? क्या प्रशासन ने भीड़ के आकार का सही अनुमान लगाया था? क्या पहले से बेहतर तैयारी की जा सकती थी? और सवालों पर संसद के भीतर भी तीखी बहस हुई और आज भी इतिहासकार इन्हीं प्रश्नों पर अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं। यहाँ रुककर एक बात समझते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य के पास बल प्रयोग का अधिकार होता है, लेकिन उस अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। उसी तरह लोकतांत्रिक विरोध का अधिकार भी नागरिकों के पास होता है, लेकिन उसके साथ यह जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है कि विरोध हिंसा में न बदले। 7 नवंबर 1966 की त्रासदी शायद इसी टकराव में छिपी है। एक ओर संसद की सुरक्षा का प्रश्न, दूसरी ओर लाखों लोगों की धार्मिक भावना और बीच में दिल्ली की सड़कें। गोली चलने के बाद कुछ ही मिनटों में सड़क पर अफरा तफरी फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे, कई घायल हुए, कुछ लोग वहीं गिर पड़े। दिल्ली का माहौल बदल चुका था। उस दिन का प्रदर्शन अब इतिहास की सबसे विवादित घटनाओं में दर्ज हो चुका था। लेकिन इतिहास का सबसे कठिन प्रश्न अभी भी बाकी था, आखिर कितने लोग मारे गए? आज सोशल मीडिया पर सैकड़ों, हजारों, यहां तक कि लाखों तक के दावे भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड क्या कहते हैं, समकालीन अखबार क्या लिखते हैं और इन दोनों के बीच अंतर कहां और कितना है? अगले अध्याय में हम किसी राय की नहीं, सिर्फ दस्तावेजों की बात करेंगे, क्योंकि इतिहास में संख्या भी कभी कभी राजनीति बन जाती है। इतिहास सिर्फ घटनाओं से नहीं बनता, इतिहास उन दस्तावेजों से बनता है जो उन घटनाओं के बाद पीछे छूट जाते हैं। लेकिन जब कोई घटना राजनीति से जुड़ जाती है तो अक्सर 2 इतिहास लिखे जाने लगते हैं, एक दस्तावेजों का और दूसरी दावों का। 7 नवंबर 1966 शायद ऐसी ही एक घटना है। आज अगर आप सोशल मीडिया पर इस घटना को खोजेंगे तो आपको अलग अलग दावे मिलेंगे। कहीं कहा जाएगा सैकड़ों लोग मारे गए, कहीं हजारों साधुओं की हत्या की बात कही जाएगी और कुछ जगह संख्या इससे भी कहीं अधिक बताई जाती है। लेकिन क्या इतिहास वाकई यही कहता है या तस्वीर कुछ और है? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें किसी एक वीडियो, एक किताब या एक पोस्ट पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन दस्तावेजों को देखना चाहिए जो घटना के तुरंत बाद तैयार हुए थे। सबसे पहले संसद। घटना के अगले ही दिन 8 नवंबर 1966 को संसद में सरकार ने आधिकारिक जानकारी रखी। उसमें बताया गया कि पुलिस फायरिंग और उससे जुड़ी हिंसा में 7 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हुई थी। इसी घटनाक्रम में एक पुलिसकर्मी की भी मृत्यु हुई और कई लोग घायल हुए। यह संख्या संसदीय रिकॉर्ड में दर्ज है। अब गृह मंत्रालय की 1966-67 की वार्षिक रिपोर्ट देखते हैं। उसमें भी दिल्ली की हिंसा, सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान और पुलिस कार्रवाई का उल्लेख मिलता है। यानी सरकारी रिकॉर्ड घटना को स्वीकार करते हैं, लेकिन मृतकों की संख्या सोशल मीडिया पर किए जाने वाले बड़े दावों जैसी नहीं बताते। अब समकालीन अखबार जो उस समय के हैं, द हिंदू, द स्टेट्समैन, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे समाचार पत्रों ने भी घटना की विस्तृत रिपोर्टिंग की। विवरणों में कुछ अंतर अवश्य मिलता है, लेकिन किसी भी प्रमुख समाचार पत्र में हजारों मौतों की पुष्टि नहीं मिलती। तो फिर हजारों साधुओं के मारे जाने की कहानी आई कहां से?
इसका उत्तर इतिहासकार पूरी निश्चितता से नहीं दे पाते, लेकिन इतना जरूर दिखाई देता है कि समय के साथ यह घटना राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनती चली गई और हर विचारधारा ने इसे अपने अपने दृष्टिकोण से याद किया। यही कारण है कि आज 1966 की घटना के बारे में दस्तावेजों से अधिक दावे सुनाई देते हैं। यहाँ एक बात और समझना जरूरी है, अगर कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद है तो उसका उल्लेख करना इतिहासकार का कर्तव्य है, लेकिन इतिहास केवल सरकारी रिकॉर्ड तक सीमित भी नहीं होता। इसलिए समकालीन अखबार, संसदीय बहस, बाद के शोध और अलग अलग स्रोत सभी को साथ पढ़ना आवश्यक है। यही हिस्टोरिकल मेथड भी। तो आज अगर कोई पूछे 7 नवंबर 1966 को वास्तव में कितने लोग मारे गए, तो एक ईमानदार उत्तर यही होगा, उपलब्ध आधिकारिक और समकालीन सार्वजनिक स्रोत सीमित संख्या दर्ज करते हैं, जबकि उससे कहीं अधिक मौतों के दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है। और इतिहास में जब प्रमाण न हो तो अनुमान को तथ्य नहीं कहा जा सकता। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि कभी कभी एक घटना से अधिक उसके बाद लिए गए फैसले देश की राजनीति बदल देते हैं। और 7 नवंबर 1966 के बाद दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ। गृह मंत्री पर दबाव बढ़ने लगा, संसद में बहस तेज हो गई और सरकार को यह समझ आ चुका था कि यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि क्या बदला। इतिहास अक्सर घटनाओं से नहीं बदलता, इतिहास बदलता है उन फैसलों से जो घटनाओं के बाद लिए जाते हैं। 7 नवंबर 1966 के शाम दिल्ली की सड़कें शांत होने लगी थी, लेकिन राजनीतिक तूफान अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह देश के लगभग सभी बड़े अखबार एक ही घटना की खबर से भरे हुए थे। कहीं तस्वीरें थी, कहीं सवाल और कहीं सरकार की आलोचना। अब यह केवल कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा था, यह राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन चुका था। संसद में गूंजी घटना 8 नवंबर 1966। संसद की कार्यवाही शुरू हुई। स्वाभाविक था सदन का पहला बड़ा मुद्दा दिल्ली की हिंसा और पुलिस फायरिंग ही बनेंगे। सरकार से जवाब मांगा गया, विपक्ष ने सवाल उठाए, क्या प्रशासन तैयार था? क्या इतनी बड़ी भीड़ का अनुमान पहले से नहीं था? क्या गोली चलाना अंतिम विकल्प था? और क्या इस पूरे घटनाक्रम को टाला नहीं जा सकता था? सरकार ने अपना पक्ष रखा। कहा गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी और संसद सहित महत्वपूर्ण सरकारी परिसरों की सुरक्षा खतरे में थी। लेकिन विपक्ष के सवाल वही बने रहे और यही लोकतंत्र की विशेषता भी है। घटना एक होती है, लेकिन उसकी व्याख्याएं अनेक होती है। दबाव बढ़ा और जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ता गया। सबसे अधिक दबाव पड़ा तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा पर। नंदा स्वतंत्र भारत की राजनीति के सबसे वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते थे। वे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, लेकिन 7 नवंबर की घटना के बाद उनकी भूमिका लगातार सवालों के घेरे में आती गई। सरकार के भीतर भी और सरकार के बाहर भी आखिरकार कुछ ही दिनों बाद गुलजारी लाल नंदा ने गृह मंत्री पद छोड़ दिया। यह केवल एक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं था, यह उस घटना की राजनीतिक कीमत भी थी। लेकिन क्या केवल इस्तीफे से मामला खत्म हो गया? नहीं, सरकार समझ चुकी थी कि यह विवाद इतनी आसानी से समाप्त नहीं होगा। इसलिए गाय के संरक्षण और गौ हत्या से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की गठन की गई। इसके अध्यक्ष बनाए गए पूर्व मुख्य न्यायाधीश A.K. सरकार। इस समिति में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया ताकि धार्मिक, आर्थिक, कृषि और संवैधानिक सभी पहलुओं पर विचार किया जा सके। सरकार का उद्देश्य था संवाद के माध्यम से समाधान खोजा जाए, लेकिन भारत जैसे विविध देश इतने सरल उत्तर शायद कभी स्वीकार नहीं करता। समिति ने व्यापक विचार विमर्श किया, अलग अलग पक्षों को सुना, लेकिन देश भर में लागू होने वाले एक सर्वसम्मत समाधान तक पहुंचना संभव नहीं हो सका। आखिरकार यह समिति भी किसी निर्णायक राष्ट्रीय कानून का रास्ता नहीं खोल सकी। एक बड़ा राजनीतिक मोड़, लेकिन
अगर हम केवल समिति या इस्तीफे तक ही इस कहानी को सीमित कर दें तो शायद हम इतिहास का सबसे बड़ा परिवर्तन देख ही नहीं पाएंगे। 7 नवंबर 1966 केवल एक आंदोलन नहीं था, इसने भारतीय राजनीति में गोरक्षा के प्रश्न को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। इसके बाद गाय का मुद्दा सिर्फ धार्मिक विमर्श तक सीमित नहीं रहा, यह चुनावी भाषणों में आया, राजनीतिक घोषणा पत्रों में आया, राज्य सरकारों की नीतियों में आया और आने वाले दशकों में भारत की राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया। इतिहास में कुछ घटनाएं अपने समय से बड़ी हो जाती है। 7 नवंबर 1966 ऐसी ही एक घटना थी। उस दिन जो सवाल संसद के बाहर उठे थे वे अगले कई दशकों तक भारतीय राजनीति के भीतर गूंजते रहे, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी राजनीतिक हलचल, इतनी लंबी बहस क्या हुआ? क्या अपने मूल उद्देश्य में सफल हुई? अगले अध्याय में क्या यह आंदोलन जीत गया, या इतिहास की भाषा में कहें तो क्या यह एक अधूरी जीत थी या एक अधूरी हार? इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं होता, वह समाज की स्मृति होती है और स्मृतियां कभी पूरी तरह सरल नहीं होती। 7 नवंबर 1966 कोई एक कहानी नहीं है, यह आस्था की कहानी भी है, संविधान की भी, लोकतांत्रिक अधिकारों की भी और राज्य की जिम्मेदारी की भी और भीड़ के व्यवहार की भी। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि कैसे एक धार्मिक भावना एक राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन में बदल गई, कैसे संविधान ने गोरक्षा को राज्य की नीति का हिस्सा बनाया लेकिन उसे मौलिक अधिकार नहीं बनाया, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक सीमाओं के भीतर अपना निर्णय दिया, कैसे लाखों लोग अपनी मांग लेकर संसद तक पहुंचे और कैसे कुछ ही घंटों में एक आंदोलन हिंसा, आंसू गैस और पुलिस फायरिंग तक पहुंच गया। इतिहास हमें यह भी याद दिलाता है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन एक अधिकार है, लेकिन हर अधिकार के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। उसी तरह राज्य के पास कानून व्यवस्था बनाए रखने की भी शक्ति होती है, लेकिन उस शक्ति के साथ भी जवाबदेही जुड़ी होती है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब अधिकार और जवाबदेही दोनों साथ साथ चलते हैं। 7 नवंबर 1966 हमें यह भी सिखाता है कि इतिहास को समझने के लिए केवल नारों से काम नहीं चलता, दस्तावेज पढ़ने पड़ते हैं, संसद की कार्यवाही देखनी पड़ती है, अदालतों के फैसले समझने पड़ते हैं, समकालीन अखबारों को पढ़ना पड़ता है और सबसे जरूरी उन तथ्यों को भी स्वीकार करना पड़ता है जो शायद हमारी अपनी मान्यताओं के अनुकूल न हो, क्योंकि इतिहास किसी एक विचारधारा की संपत्ति नहीं है। इतिहास उन सभी लोगों की साझी स्मृति है जो सवाल पूछने का साहस रखते हैं और उत्तर खोजने का धैर्य भी। आज लगभग 6 दशक बाद 7 नवंबर 1966 अब केवल एक पुरानी खबर नहीं है, वह भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जिसे हर पीढ़ी अपने समय के प्रश्नों के साथ फिर से पढ़ती है। शायद यही कारण है कि इतिहास कभी पुराना नहीं होता, हर पीढ़ी उसे नए संदर्भ में समझती है, नए प्रश्न पूछती है और कभी कभी नए उत्तर भी खोजती है। शायद इतिहास का सबसे बड़ा उद्देश्य हमें यह बताना नहीं है कि कौन पूरी तरह सही था और कौन पूरी तरह गलत, बल्कि यह याद दिलाना है कि जब आस्था, राजनीति, लोकतंत्र और राज्य एक ही स्थान पर एक ही समय में आमने सामने खड़े हों तो निर्णय आसान नहीं होते। और शायद इसीलिए 7 नवंबर 1966 सिर्फ एक तारीख नहीं, यह भारतीय लोकतंत्र से पूछा गया एक प्रश्न है जिसका उत्तर हर पीढ़ी अपने समय के अनुसार देने की कोशिश करती रहेगी। धन्यवाद। आप देख रहे थे द स्पीकिंग झारखंड और मैं आपका होस्ट अमित मोदी।